विजय सर, सबसे पहले आप ही के एक स्टेटमेंट के साथ मैं शुरुआत करूंगा। और आपने रिसेंटली ये स्टेटमेंट बोला भी है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। ये थप्पड़ लगने का सिलसिला पूरा हो गया या अभी बाकी है? नहीं, वो जब थप्पड़ मारता है तो बताता नहीं है कि ये लास्ट थप्पड़ है। तो वो अपने को मालूम नहीं है कि ये थप्पड़ लास्ट कब होगा। तो बेटर ये है कि आप तैयारी कीजिए कि ये शायद लास्ट थप्पड़ नहीं हो, उसके बाद में मेरे को क्या करने का है। थप्पड़ पड़ गए, अब आप ये सोचिए कि ये मत सोचिए कि ये लास्ट थप्पड़ है। हम उसी में गलत हो जाते हैं जब हमको लगता है कि बस ये आखिरी हो गया ये। तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, ये तैयारी करके रखना चाहिए कि ठीक है अभी मर गए, बच्चे की जान क्या निकलने वाली है अब इसमें, और कितना निकालेंगे भगवान भी, तो ठीक है 2-4 और पड़ जाएगा। ऐसा सोच के अगर आप काम करेंगे तो फिर आपको नुकसान नहीं होएगा, माने कम से कम मेंटल नुकसान नहीं होएगा आपको। दूसरा एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आप ही का ही है कि बाजार का टॉप और बाजार का बॉटम सिर्फ 2 ही लोग पकड़ सकते हैं, या तो भगवान श्री कृष्ण या फिर झूठा, गॉड और लायर। हाँ, तो इस सिचुएशन में बॉटम पकड़ ले, लग रहा है कुछ सिचुएशन आ रही है ऐसी बॉटम वाली? नहीं, मैं तो भगवान भी नहीं हूं और झूठा भी नहीं हूं। तो ये बोलना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से बाजार में कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बॉटम कब बनेगा। मेरे ख्याल से वो गलत धारणा है, क्योंकि आपको जरूरत क्या बॉटम पकड़ने की। जब आप कभी भी शेयर्स, चलिए बुल मार्केट बेयर मार्केट इसको छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए, जब मार्केट एक मिडिल में रहता है, समझिए बुल मार्केट चालू हुआ 2020 के बाद में, अगर हम ऐसा मानते हैं, तो जिसने 2022 में शेयर्स लिया या 23 में लिया, वो ऐसा समझ के तो नहीं लिया होगा ना कि आज मैं ये ले लिया और आज ये बॉटम बन जाएगा। ये तो किसी को भी नहीं मालूम और ऐसा होता भी नहीं है। तो लेते समय, लेने के बाद में भी आपको 10-15-20%, 25% शेयर्स तो गिर सकते हैं। तो आज जब ऑलरेडी 30-40-50-60% तक कई शेयर्स ऐसे हैं, या 30-40% तो कॉमन हो गया, जनरल शेयर्स गिरे हुए हैं, आप ये सोच के लीजिए कि यहाँ मैं लूंगा। अगर आपको लेने का है तो ये सोचिए कि मैं लूंगा, यहाँ से 10-15%, 20% और गिर सकता है। ऐसा सोचने में क्या बुराई है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमको बॉटम पे लेने का है? क्यों लेना बॉटम पे भाई? किसने बताया बॉटम पे लेने का? ओ, तो इसी बोलकर ये हाइंडसाइट में मालूम पड़ता है अपने को, बाद में मालूम पड़ता है कि मैंने ये लिया था और ये बॉटम हो गया। ये पहले किसी को नहीं मालूम है। भगवान को मालूम होगा या झूठा माने वो जो बाद में बोलता होगा, अरे मेरे को तो मालूम था ये होना था और मैंने ले लिया, वो भाव बॉटम हो गया, वो संजोग की बात है वो। तो इस शेयर बाजार में मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोगों को टॉप पर बेचने का और बॉटम पे लेने का। जब आप इन दोनों चीजों के ऊपर से निकल जाओगे कि नहीं टॉप और बॉटम कुछ नहीं है, जिस दिन मेरा मन हुआ और मेरे को लगा कि मैं और रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, मेरे लिए वो बॉटम है। उसके बाद में गिरेगा तो गिरेगा। और बेचने के लिए भी यही धारणा होना चाहिए। तो विजय सर, 2 तरह के पक्ष बाजार में इस समय हैं। पहला पक्ष वो जो सालों से बैठे हैं बाजार के अंदर, वो उन्होंने हर तरह की मंदी, हर तरह की तेजी देखी, सर्किट्स देख लिए। दूसरा पक्ष वो जिसने करेक्शन देखी लेकिन इतनी शॉर्ट लिव्ड देखी कि हर करेक्शन में वो खरीदारी आ गई। अब उनको ये लेसन मिल रहा है जहां पे टाइम बेस्ड और प्राइस बेस्ड दोनों करेक्शन एक साथ चल रही हैं। क्या ये जो फ्रॉथ था ये निकल गया मार्केट से, और कितनी जरूरी थी ये बिकवाली बाजार के लिए? नहीं, मेरे को पर्सनल अगर पूछे तो ये बहुत जरूरी था बिकवाली। और ये जो हुआ है समझिए बहुत खराब हुआ, जो नए लोग आए, लेकिन ये तो होना ही था। ये आज नहीं, कल नहीं, ये ऑलरेडी बहुत डिले हो गया। मेरे को लग रहा है ये 8-9 महीना पहले ही हो जाना चाहिए था, 2024 के बिगिनिंग में ही हो जाना चाहिए था। ये हुआ नहीं क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन था, लोगों में उत्साह था, एक समझिए नए लोग आए थे, नई एनर्जी थी, नया उत्साह था, तो ये कूल डाउन हुआ है। मेरे को ऐसे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म टिकने वाले हैं, समझिए हम लोगों ने भी अपना करियर शुरुआत किया तो इसी तरह से शुरुआत किया, तुक्का मार के किया और ये समझ के किया कि आज ले लेंगे, कल डबल हो जाएगा, परसों चौबल हो जाएगा, ये होगा वो होगा। जब बाद में गिरा तो मालूम पड़ा, पहले लगा कि हम ही चला रहे हैं मार्केट को, मैं ही सबसे बड़ा श्याणा हूँ, अपन ही भगवान है, पहले ऐसे लगा। बाद में मालूम पड़ा तू तो किसी भी लायक नहीं है। तो ये एहसास होना लोगों को बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे जैसे समंदर के अंदर में जो मछुआरे रहते हैं, वो कभी ऐसा नहीं समझते हैं कि वहाँ रहते हैं तो उन्होंने समंदर को जीत लिया। उनके लिए भी रोज की नई संभावनाएं और नई चिंताएं और उनके लिए नया नया रिस्क लेना, उनके लिए भी हमेशा वो सजग रहते हैं। वो ऐसा नहीं बोल सकते वो समंदर को जीत लिया। ऐसे ही शेयर बाजार भी है। ऐसा यहाँ कोई नहीं सोच सकता कि भैया 2 साल हो गया, मेरे को 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तो मैं सब यहाँ पर समझने लग गया। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो मार्केट में अभी जो ये क्राइसिस आई है, ये जो नए इन्वेस्टर जो पहली बार आई है, ये उनका जीवन का बहुत बड़ा निर्माण करने वाला है। ये उनको इतना बड़ा सबक मिलेगा उनको,
ऑफ कोर्स वो सबक का जो तरीका है वो शायद गलती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मानसिक त्रासदी से आपको गुजरना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ का नियम है, ये इसी तरीके से आप बड़े होंगे यहाँ पे, इसी तरीके से मैच्योर्ड होंगे और इसी तरीके से आप सफल इन्वेस्टर बनने वाले हैं। मंदी से बड़ा लेसन दुनिया में कहीं नहीं है शेयर बाजार के अंदर में। मंदी जो सिखाती है, जो बेयर मार्केट सिखाता है आदमी को, मनुष्य को अपने जीवन में, इन्वेस्टमेंट करियर के अंदर में, वो बुल मार्केट नहीं सिखाता है। तो मेरा कोट है, पहले मैंने एक कोट किया था कि बुल मार्केट क्रिएट्स स्टूपिड इन्वेस्टर्स एंड स्टूपिड इन्वेस्टर्स क्रिएट बेयर मार्केट एंड बेयर मार्केट क्रिएट स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्रिएट बुल मार्केट। तो ये जीवन चक्र है, इसका आपको सामना करना ही करना पड़ेगा। आप तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, ये ऐसा बात है। तो सर इस तेजी में सबसे ज्यादा जो शब्द सुनने को मिलता था वो था वैल्यूएशन, 200 का मल्टीपल, 300 का मल्टीपल, FY 27 की अर्निंग, FY 28 की अर्निंग। अब बियर मार्केट में सबसे ज्यादा शब्द सुनने को मिल रहा है FIs की बिकवाली। हर रोज FIs की बिकवाली, FIs को इंडिया पसंद नहीं आ रहा। वो कितना सही था और ये कितना सही है? नहीं, जो हुआ वो तो सही नहीं था। मेरे को अगर आप पूछेंगे जो हुआ, जो आप बता रहे 200 का वैल्यूएशन, 50 का वैल्यूएशन, 70-80 का वैल्यूएशन, कंपनी 25 करोड़ रुपया मांगती है, लोगों ने 15-15 हज़ार करोड़ रुपया उसको दे दिया उन्होंने। और IPO जो आए जिनका कोई ठिकाना नहीं है, पिताजी का नाम नहीं मालूम है, किसी को ये नहीं मालूम है, नाम चेंज करके रेलवे रख दिया तो वो 500 टाइम सब्सक्राइब हो गया। ऐसे ऐसे लोग आ गए। 2-3 शोरूम खोल के कहीं पड़ा था कि जिसके 2 या 3 ऑटोमोबाइल के शोरूम थे, उसको भी 2-4 हज़ार करोड़ रुपया मिल गया। तो त्राही तो आप लोगों ने मचाई यहाँ पर, मतलब हम ही लोगों ने बचाई। जो यहाँ पे जो ये भूकंप जो लाया, ये हम ही लोगों ने यहाँ पर लेके आए ना। तो वो तो 100% वो गलत था। और हर क्राइसिस शेयर बाजार में, मैंने तो मेरी पूरी जीवन में यही देखा है कि हर यूफोरिया क्राइसिस में कन्वर्ट होता है और हर क्राइसिस यूफोरिया में कन्वर्ट होती है। तो जो वो यूफोरिया आया था वो ये बता रहा था कि कभी ना कभी यहाँ पर क्राइसिस आने वाली है, ये होली दिवाली के जैसे है, तो ये आना ही आना यहाँ पे। तो वो भी गलत था। ये जो हो रहा है ये गलत नहीं हुआ है, ये उसी का परिणाम है। ये बोलना गलत होगा कि ये जो हो रहा है ये गलत होगा, ये गलत हो रहा है, ये एकदम गलत नहीं हो रहा है। ये ऐसा ही ये विधि का विधान जिसको बोलते हैं, ये विधान ही है यहाँ का। तो FIs को ऐसा क्या भारतीय बाजारों में नहीं पसंद आ रहा कि वो बेचे जा रहे हैं? आपने खुद भी चाइना में इन्वेस्ट किया है और चाइनीज मार्केट अट्रैक्टिव भी है। सो कहां तक हम अनअट्रैक्टिव हैं, कहां तक वो अट्रैक्टिव है, कहां जाके हम अट्रैक्टिव होंगे और कोई और बाजार अनअट्रैक्टिव होगा? नहीं, ये तो देखिए साइकिल चलते रहता है। चाइना को जहां तक सवाल है, मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडिया में लिस्टेड है ऑलरेडी, सेबी ने, गवर्नमेंट ने लिस्ट किए हैं। तो मैं तो उस परिधि के अंदर में मैंने उनको इन्वेस्ट किया, और इसलिए किया कि वो 16 साल उसने कोई परफॉर्म नहीं किया। और इकोनॉमी 16 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, चाइना की इकोनॉमी 16 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। तो मेरा तो एक इन्वेस्टमेंट कॉल था मैंने वो। और इसके क्या क्वेश्चन था इसका, चाइना कि इंडियन मार्केट कहाँ आप अट्रैक्टिव होते हुए देख रहे हो वापस? तो इंडियन मार्केट भी ऐसा है। देखिए, मेरे को कैसा लग रहा है ना कि जो महाकुंभ का टाइम था ना, वो तो शेयर बाजार में खत्म हो गया। वो जो महाकुंभ आता 12 साल 14 साल में एक जो महाकुंभ आता, वो एक बार खत्म हो गया है। कुंभ हर साल आएगा, वो कुंभ खत्म नहीं होता है, लेकिन वो महाकुंभ खत्म हो जाएगा। तो प्रयागराज में नहाने के लिए अभी भी आपको मौका मिलेगा, शुद्धिकरण करने के लिए। तो ये तो चलता रहेगा, ये तेजी मंदी का दौर चलता रहेगा। मेरे को क्या लगता है कि 2003 के बाद में इंडिया में जो मेजर एक स्ट्रक्चरल जो चेंज हुआ है, वो ये हुआ है कि बुल मार्केट जो है वो बड़े होने लग गए हैं और बेयर मार्केट छोटे होने लग गए हैं। 2003 के पहले बेयर मार्केट जो होते थे वो 3-3 साल 4-4 साल चलते थे, और बुल मार्केट 8-9 महीने 10 महीने में खत्म हो जाता था। 2003 के बाद में 3 वाला जो बुल मार्केट था वो समझिए 4-5 साल चला। उसमें भी बीच में 15% 20% के उतार चढ़ाव आए, शेयरों में 25-30% के उतार चढ़ाव आए, ऐसी बात नहीं है उसके अंदर में। लेकिन वो बुल मार्केट जो अगर मानते हैं तो 4-5 साल चला। उसके बाद में कोविड की क्राइसिस आई और 9 महीने के अंदर में लो बन गया। लो बनने के बाद में वो लो फिर मार्केट ने कभी तोड़ा नहीं। फिर मार्केट टाइम वाइज करेक्शन दिया और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट उस समय भी मल्टीपल हुए। 2009 से 8 से 14 के बीच में भी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट ऐसी है जो मल्टीप्लाई हुए। वो कोविड के टाइम में भी ऐसा हुआ। वो बुल मार्केट 14 के बाद जो बुल मार्केट चला समझिए 2020 तक या 19 तक, जो भी कोविड का जो भी है 20 तक समझिए चला। उसके बाद में जो कोविड के बाद में जो सेंचुरी की सबसे बड़ी क्राइसिस आई, वो भी 9 महीने के अंदर में इंडेक्स टू इंडेक्स अगर देखेंगे, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की बात नहीं करो, इंडेक्स टू इंडेक्स बॉटम बना दिया था। उसके बाद वो इंडेक्स कभी तोड़ा नहीं। फिर उसके बाद में जो हुआ वो सबके सामने है। मेरे को लगता है इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। ये अल्टीमेटली जो भी ये चल रहा है ये 9 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर मैं न्यूमरोलॉजी को अगर लगाऊं, उसका सिद्धांत लगाऊं,
तो 9 महीने में खत्म हो जाएगा, तो सितंबर से चल रहा है तो शायद जून तक खत्म हो जाना चाहिए। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट है, उनकी चाल अलग अलग रहती है, वो कभी बॉटम बन जाते हैं, कभी बाद में बनते हैं, कभी पहले बनते हैं, क्योंकि 6,000-7,000 शेयर्स है, वो सब एक चाल तो एक पैटर्न में नहीं चलते हैं। तो इंडेक्स को देखना भी डिसेप्टिव है, मेरे को ये भी लगता है। तो सर ये सिचुएशन में जब बाजार में इतनी गिरावट आई है, दो सूरत खुलती हैं आपके ही हिसाब से। पहला, या तो भाग लो, या दूसरा भाग लो, इधर पार्टिसिपेट और रन अवे। आप किस पक्ष में हो? नहीं, अभी तो भागना जो रनवे है वो टाइम चला गया, अभी तो आपको भाग ही लेने का है अभी, और वो बेचने का टाइम था वो गया, वो अभी तो ऑलरेडी सब 40-40, 50-50 टका गिर गए अभी उसके अंदर में। लेकिन आपको ये चुनाव करने का है, कई शेयर्स ऐसे भी इसके अंदर में आपको मिलेंगे कि जो जिन्होंने 2024 में जो भाव बनाए ना, हो सकता है वो भाव उनके आए भी नहीं, 5 साल नहीं आए, 10 साल नहीं आए, या 2 साल नहीं आए, मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन इसी बोल के ये इंडिविजुअल स्टॉक्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। कुछ शेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका बॉटम बन गया, जो यूफोरिया में और आप लोगों ने वो जैसे हैंगओवर पीरियड के अंदर में जो भाव बना दिए, जो वो भाव नहीं आने वाले हैं उसको। और जो बढ़िया स्क्रिप्ट है जिसको रीजनेबल, जिसमें उछाल भी रीजनेबल आया था जिसमें समझिए, और आज वो गिर के कई ऐसे अट्रैक्टिव लेवल पे अगर आ गए हैं, तो उनके लिए आपको लेने का टाइम है, वो शेयर आपको अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। सर तो तेजी में कोई सुनता नहीं था, मंदी में कोई सुनने लायक नहीं बचता, तो एक समय पर मतलब 200 के मल्टीपल के शेयर या 50 के मल्टीपल के शेयर को भी लाइन लगा के लोग ले रहे थे। आज के समय में 15 के मल्टीपल पे, 20 के मल्टीपल पे भी मिल रहा है, उसको भी कोई लेने को तैयार नहीं है। सो क्या ये सिचुएशन आ गई अब कि हाँ अब आप जा सकते हो, कंफर्ट आ गया है, आपके पूरे पोर्टफोलियो का, इक्विटी पोर्टफोलियो का 20%, 25% से एलोकेशन शुरू करना चाहिए? अपना अपना चॉइस का बात है। जैसे मैंने तो कुछ शेयर्स लिए हैं पिछले हफ्ते के अंदर में, मैं अपना बता सकता हूँ। मैंने कुछ शेयर्स लिए हैं और ये समझ के लिए हैं कि ऊपर से 35-40 टका घटा हुआ था, मैं समझ के लिए 10-15% और घट जाएगा, तो ये समझ के मैंने लिए हैं कि फिर कल हो ना हो तो और गिरेगा तो गिरेगा भी। तो अगर कोई मिड कैप, स्मॉल कैप या ब्रॉडर मार्केट्स की कोई पॉकेट आपको दिख रही है कि हाँ ये पॉकेट लग रहा है कि थोड़ी सी कंफर्टेबल आ चुकी है, जहां पे एटलीस्ट खोने के लिए बहुत कुछ ना हो? ये बोलना मुश्किल है। अगेन जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, मतलब हर शेयर्स का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग उनकी वैल्यूएशन होती है, तो ये बोलना मुश्किल है। और मेरे को पावर से रिलेटेड शेयर्स मेरे को अच्छे लगते हैं, जो पावर को फाइनेंस देते हैं या पावर को फाइनेंस करते हैं, या सिर्फ पावर के, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उनकी वैल्यूएशन पहले भी रीजनेबल थी, अभी गिरने के बाद में बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, और वो फ्यूचर पावर का बढ़िया रहना चाहिए, डेफिसिट रहना चाहिए, उसकी डिमांड रहनी चाहिए, पावर प्लांट बैठने चाहिए। तो मैंने सेफ समझ के ऐसे किया कि ऑलरेडी 5-6-7 के पी में शेयर मिलते हैं, तो अभी बच्चे की जान लोगे, जैसे मैंने बोला, इसमें खोने के लिए क्या, फिर है तो है, फिर तो धंधा कर रहे हैं, फिर तो बिजनेस है इसमें तो। एक और चीज, पहले इंडियन ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट थी, सबको लग रहा था ग्रोथ स्टोरी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत अच्छी कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है इंडिया की, इसलिए पैसा डल रहा था कंटिन्यूअसली, एसआईपीज के फ्लोज भी आ रहे थे, नए डीमैट अकाउंट भी खुल रहे थे। एक मंदी आते ही डीमैट अकाउंट की संख्या कम हो गई, एसआईपी कैंसिलेशन शुरू हो गए, वो उम्मीदें भी थोड़ी थोड़ी टूटनी शुरू हो गई कि हम थर्ड इकोनॉमी बनेंगे कि नहीं बनेंगे वाली। लेकिन ये सब सिचुएशन क्या तेजी मंदी को देख के ही हो रही है, या एक्चुअल में आपका जो जर्नी है उसका हिस्सा है, ये आता ही रहेगा, जाता ही रहेगा? ये जब से मैं शेयर बाजार में तब से ऐसे ही देखा है मैंने, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। सो लोग बोलते हैं सिप बंद हो गए, इतने ये हो गए, ऐसा बकवास, कोई खास बात नहीं है, वो बंद हो गए, ये हो गए। कई सिप तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिप के अकाउंट खोल लिए, एक बार 500 रुपये डाल दिए, बाद में नहीं खोला, बाद में नहीं डाला, ऐसे भी करोड़ों अकाउंट होंगे इसके अंदर में। जो अभी आशीष जी ने बताया कि भाई 20 करोड़ अकाउंट है, लेकिन 11 करोड़ ही जो भी यूनिक जो अकाउंट है वो 11 करोड़ है। तो ये तो चलते रहते हैं इसके अंदर, आप उससे क्या अंदाजा लगाएंगे शेयर बाजार के अंदर में? आप बताइए कि इतने सिप बंद हो गए, अरे मैंने 4 अकाउंट खोल रखा होगा, मैंने एक अकाउंट में कर रहा हूँ, 3 अकाउंट बंद कर दिया, और 250 रुपया डालकर मैं सिप का अकाउंट खोल देता हूँ। आप उसका क्या अकाउंट, उसका हिसाब रखने वाले, बंद हो गए तो बंद हो गए तो अच्छी बात है, बंद हो गए तो बढ़िया है। अगर कुछ थोड़ा सा फ्रोत नीचे आ रहा है, लोगों के सेंटीमेंट थोड़े वापस जमीन के ऊपर में आ रहे हैं, तो मैं, और ये शुरू से हमेशा मैंने ऐसे ही देखा है, जब तेजी बाजार रहता है तो समझिए इन्वेस्टर की संख्या समझिए 1 करोड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, तेजी मार्केट आता हो, रेड हॉट तेजी मार्केट आएगा, वो 1 करोड़ की संख्या 2 करोड़ हो जाएगी, और जब बाजार में एकदम वापस वो क्राइसिस अगर आएगी, वो 2 करोड़ वाले 1.25 करोड़ रह जाएंगे। लेकिन वो पुराने 1 करोड़ वाले वो 1.25 करोड़, जैसा हायर टॉप हायर बॉटम बनता है शेयर बाजार में टेक्निकल टर्म्स में, वो यहाँ सिप, इसमें भी यही बनता है। अभी अब 11 करोड़ इन्वेस्टमेंट अकाउंट है सिप के, माने जो भी इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन है, 11 करोड़ यूनिक अकाउंट है, करोड़ 1.5 करोड़ बंद भी हो जाएंगे तो क्या हो गया, वो थोड़े दिन बाद में वापस आ जाएंगे वो।
तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। इंडियन मार्केट बहुत डीपली अंडर पेनिट्रेटेड है। अभी थोड़ी पहले आशीष सर कह के गए हैं, करीब करीब 4 करोड़ इंश्योरेंस, 18 करोड़ डीमैट अकाउंट, ये सब भी वो 2020 की कोविड के बाद से एकदम से तेजी आई हुई है। सो लुकिंग एट द पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन मार्केट, पहली चीज यहां से कितनी ग्रोथ आप उम्मीद लगाकर चल रहे हो? दूसरा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको सुनते हैं, देखते हैं यहाँ पर, अदरवाइज क्या मैसेज आप दोगे इस टर्मोइल सिचुएशन में? देखिए, मेरे को क्या लगता है, इंडिया में एक ड्रामेटिकल एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। जो हम पहले बातें करते थे, समझिए 20-30 साल पहले, रोटी कपड़ा और मकान, इंडिया इसी के अंदर में बैठा रहता था। रोटी कपड़ा मकान इतना मिल जाए तो प्रभु मिल गए, सबके मन में ये रहता था उसको। उसके बाद में समझिए एक सिनेरियो चेंज हुआ, और 1995 के बाद में तो रोटी कपड़ा मकान में डेटा जुड़ गया, कि रोटी कपड़ा मकान और डेटा, कि अब आदमी डेटा के बिना नहीं रह सकता है। कि आप चाहे वो रोटी कम खा सकते हो, डाइटिंग कर सकते हो, कपड़े कम पहन सकते हो, डेटा तो चाहिए। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात को गुड नाइट किस तक आपको डेटा चलते रहता है आपका। तो ये भी जुड़ गया इसमें डेटा। एक इसके अंदर में पांचवा और जुड़ गया, वो है सिप। तो मेरे को लगता है रोटी कपड़ा मकान डेटा और सिप, ये एक रेवोल्यूशन हुआ है ये। और जो यंग इन्वेस्टर्स जो आए हैं, आप देखिए इंडिया के अंदर में, जो अगर मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, शायद 80 करोड़ बैंक अकाउंट है, यूनिक बैंक अकाउंट 80 करोड़ है, यूनिक बैंक अकाउंट, डबल ट्रिपल को छोड़ दें। और अभी तो हम 11 करोड़ पे ही हैं। तो मेरे को लगता हो सकता है टाइम ऐसा भी आएगा, जितने अपने बैंक अकाउंट है उतने यहाँ पर डीमेट अकाउंट होंगे, या उतने शेयर्स के अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलने वाले, चाहे वो सिप के लिए खुले, इन्वेस्टर के लिए। ये कल्ट शुरू हुआ है शेयर बाजार के अंदर में। इसमें टाइम लग सकता है, बीच बीच में झटके आएंगे, ये झटके आपको देखने पड़ेंगे। झटके आपको फिल्टर करते हैं आपको, आप उसमें शुद्ध हो जाते हो। गंगा में जैसे डुबकी मारते हो, उसके बाद में बोलते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं, वैसे बेयर मार्केट को गंगा समझ कर डुबकी मार के आप शुद्ध हो जाते हो। आप नेक्स्ट के लिए आप तैयारी करते हो, आपको बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर में आ जाता है, मोक्ष आ जाता है आपके अंदर में। तो सर, हमेशा से, जब से मैं आपको सुन रहा हूँ फ्रॉम एजेस, आप हमेशा से बुलिश रहे हो इंडियन मार्केट को लेके, इंडियन ग्रोथ स्टोरी को लेके, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक। अगर विजय केडिया जी को किसी चीज से डर लगता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, तो वो क्या चीज होगी? नहीं, देखिए, मार्केट से मेरे को डर नहीं लगता है। मेरे को जब तक इंडियन इकोनॉमी के अंदर में जब तक ग्रोथ है, और एक चीज़ मेरे दिमाग में बड़ी बैठी हुई है, बहुत सालों से, शायद 15 सालों से या 20 सालों से एक चीज़ दिमाग में बैठी हुई है। कोई भी कंट्री में जब तक प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ रहती है और पॉपुलेशन की ग्रोथ रहती है, तब तक उसका अपस्विंग, उसका शुरुआत रहती है, उसका जो ऊंचाई जो है वो छूते रहता है। तो इंडिया के अंदर में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी है। कुछ बीच के 1-2 साल छोड़ दें तो शायद मैंने एक जगह पढ़ा था, 1990 के बाद में कोई भी साल ऐसा नहीं था जिस इंडिया ने 5% ग्रो नहीं किया हो। ठीक है, 5% की ग्रोथ हमारी नहीं रही। बीच के 2-3 कोविड का मालूम नहीं, और 1-2 साल अगर छोड़ें तो कंस्टेंट कम से कम 5% कंटिन्यूस ग्रो किया है इंडिया। और वो पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमारी 1-1.5% रहती है, अभी शायद घट के 0.75 या 1% पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो जब तक ये पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जब तक है, तब तक इंडिया में, तब तक मंदी नहीं सोचनी चाहिए आपको। तो इस बोलकर मेरे को शेयर बाजार से कोई डर नहीं लगता मेरे को, और ये है। इस समय एक और ट्रेंडिंग टॉपिक है ट्रम्प साहब, ट्रम्प टैरिफ अब नया ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो कितना बड़ा कंसर्न मार्केट या आप इंडिविजुअली से देख रहे हैं कि हाँ ये कंसर्न रहेगा और शायद आने वाले समय में हॉन्ट करता रहेगा इंडियन मार्केट को, इस सेकंड फेज ऑफ ट्रम्प साहब जो रहेंगे? अब नहीं, वो करता रहेगा, उनकी आदत है बोलते रहने की। वो रोज बोलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलेगा वो, फिर दूसरे दिन चेंज भी कर देगा। आज भी मैंने थोड़े दिन अभी शायद पढ़ा, उन्होंने मैक्सिको या कनाडा पर क्या टैरिफ कर लगाया था, आज शायद चेंज कर दिया। शायद अब वो गलत पढ़ा कि सही पढ़ा मालूम नहीं। तो वो उसको भी नहीं मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं उनको। तो जिस चीज़ को अपने को समझ भी नहीं है, आपकी अगर मैं नेचर को समझ ही नहीं पाऊँ तो मेरे को ज़रूरत क्या मैं आपके नेचर को समझूँ। अगर मेरे को नया इन्वेस्टमेंट करना है तो ये समझ के करने का है मेरे को, कि इसमें अगर कोई पागलपन का कुछ अगर हुआ तो मेरे को इसके अंदर में कितना नुकसान हो सकता है। आप इसके अंदर में एक पॉइंट वो भी जोड़िए, जो आप नेगेटिव रेड फ्लैग जिसको हम बोलते हैं, इस पे पॉइंट जोड़िए कि कल करके अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि वो खुद अपनी कंट्री का नुकसान करने वाले। और जिस तरीके से वो टैरिफ की बातें करते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर इन्फ्लेशन हाई है, अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ 1 साल, वो ऑलरेडी और शूटअप हो जाएगा। तो मालूम नहीं है उनका, अभी घर फूक के तमाशा देखना है तब दूसरी बात है। कई लोग ऐसा भी होता है घर फूक के तमाशा देखते हैं, तो मेरा उसमें कोई व्यू नहीं है, मैं समझता नहीं हूँ उनको, लेकिन मेरे को इसका कोई डर नहीं है। तो सर लास्टली, क्योंकि हर बार तेजी में
जब बुल मार्केट थी तो आपने बहुत सारे गाने गाए, बहुत अच्छी अच्छी तेजी के गाने गाए। इस समय जो लोगों का फियर है वो एट इट्स पीक है और उनका हौसला एट इट्स बॉटम है, तो एक गाना तो और बनता है, कोई लेटेस्ट? नहीं, लेटेस्ट तो अभी गाना तो क्या, आवाज ही नहीं निकल रही है अभी तो आजकल तो तो आजकल मुंह से आवाज ही नहीं निकलती भाई। वो तो गाना तो मालूम नहीं अभी। मैं ये बाजार की स्थिति जो जैसी स्थिति हुई है जी, उसमें वो एक मैंने गाना पहले लिखा था, थोड़ा पैसा जो आना शुरू हो गया, मुझको लगने लगा मैं गुरु हो गया, कॉन्फिडेंस वो आया, बड़ा दाव लगाया, पैसा इतना डुबाया मजा आ गया, ऊपर लेता रहा नीचे बेचता रहा, कुछ समझ में ना आया मजा आ गया, मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, न पढ़ाई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना गवाया मजा आ गया। मजा आ गया, सच में मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए और हर बार की तरह इनलाइटन करने के लिए हम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।